दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास में। जैसा कि सभी लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, जो भी बीएसएफ आरओआरएम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्हें केमिस्ट्री में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है केमिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज की, जिसमें हम लगभग रोज़ 10 से 15 किसी ना किसी एग्ज़ाम में एसएससी के या आपके पीवाईक्यूज़ में पूछे गए क्वेश्चंस को पीडीएफ के थ्रू सॉल्व करते हैं। फिर उस पीडीएफ को मैं अपना फर्दर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही के साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिन लोगों को केमिस्ट्री में डाउट आ रहे हैं, हम लास्ट तक 400-500-600 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ऐसे धीरे धीरे करके। जो और फिर इसमें से जो क्वेश्चन नहीं आपसे बन रहे हैं वो आप साइड में लिख लीजिएगा, लास्ट टाइम इनको रिवाइज करके चले जाइएगा। केमिस्ट्री में 100% आप 15+ नंबर सही करोगे इसके बाद। तो ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास हमारी लंबी हो जाती है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद हो, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने के लिए मैंने ये क्लास शुरू करी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर कर दो, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी मेहनत लगती है ड्यूटी से टाइम निकाल के। तो आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब और आपका पॉजिटिव कमेंट ही मेरे लिए जो है मोटिवेशन है। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पीडीएफ के थ्रू। 1 बाय 1 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी फिर आप इनको लास्ट में देख के जरूर जाइएगा। चलिए चलते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तीसरे कक्षक या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द थर्ड सेल एम? ठीक है, तो आप लोग गेस कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आंसर इसका होगा आपका 18। आंसर होगा आपका इसका 18। ठीक है, अब इसका देखो, आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। किसी कोष में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n पर आधारित होती है। इसे सूत्र 2n द्वारा दर्शाया जाता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2n²। तो तीन, जैसे 4 कोष होते हैं आपके, K, L, M और N। ठीक है, तो आपको तीसरे कोष में पूछा था, तो मतलब M कोष में पूछा था, तो इसका N मतलब पहला कोष, L मतलब दूसरा कोष और N मतलब तीसरा, तो N बराबर 3 और ये चौथा, तो स्मॉल n बराबर 4। अब इसका फॉर्मूला क्या, 2n²। तो K पहला कोष है, मतलब n की पावर 1 है, तो 2n² कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 2। इसमें L में n की पावर 2 है, तो 2 × 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स। N में M तीसरा कोष है, तो स्मॉल n बराबर 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर 18 और ऐसे ये हो जाएगा आपका 32। इसे आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, इसे आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना के आकार में काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। चौथा, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो आपको सही नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये बात बताई थी। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, ये भी बताया था कि नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन रहते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन तो वही नाभिक ही धनावेशित होगा आपका। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते, ये भी सही कहा था। नाभिक का आकार परमाणु की आकार में काफ़ी ज़्यादा होता नहीं, परमाणु का आकार बड़ा होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है ना, तो परमाणु का आकार बड़ा होगा, नाभिक का छोटा होगा। तो ये वाला आपका रॉन्ग है, मतलब इसका आंसर जो है वो ए है। ये देखो ए।
अब इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, आप बाद में पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड के नाभिक के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार छोटा होता है, ठीक है। 13 नंबर, तत्व संयोजकता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वैलेंसी पेयर इज करेक्ट? बोरॉन की वैलेंसी 2 होती है और फ्लोरीन की वैलेंसी 3 होती है, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी नहीं सही है? तो इसमें से आपका कोई भी नहीं सही है, आंसर हो जाएगा ए। क्यों? संयोजकता किसी तत्व की संयोजन क्षमता होती है। बोरॉन की संयोजकता +3 होती है और फ्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, ठीक है। तो ये आपका इसका हो गया। बाकी एक्सप्लेनेशन बाद में भी PDF आपके पास रहेगी, एक बार फिर से भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। धातु परिसरों में लिगेंड बॉन्डिंग, ऑर्बिटल विभाजन और ज्यामिति के बीच संबंध किस सिद्धांत द्वारा बताया जाता है? विच थ्योरी एक्सप्लेन्स लिगेंड बॉन्डिंग, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एंड ज्योमेट्री इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस? तो इसमें से आप देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लीजेंड फील्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप लोग बताइए कौन सा सही है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये देखिए आंसर नंबर 1 है इसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इसमें देखिए एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है आपकी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो कि 1929 में आया था, हंस बेथे करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, द्वारा विकसित संक्रमण धातु परिसरों में डी ऑर्बिटल के विभाजन का वर्णन करता है, ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको आप याद करके रख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, क्षणिक द्विध्रुवों से उत्पन्न होने वाले आकर्षण बल कौन से होते हैं? विच फोर्सेस अराइजेज ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स के द्वारा कौन से जो आपके फोर्स उत्पन्न होते हैं? डाइपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, ये हो जाएगा आपका लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। अब इसका एक्स्ट्रा जानकारी ये आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 1898 में किस वैज्ञानिक ने द्वितीयक बंद और उपसंयोजन संख्या का सिद्धांत दिया? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ सेकेंडरी बैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर? हेनरी टॉबे, अल्फ्रेड वेगनर, एरिच हकेल या एमिल फिशर? तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, इसमें साथ में अल्फ्रेड वेगनर ने ये रहा आपको 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस? फास्फोरस की एटॉमिसिटी क्या है? पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या टेट्रा एटॉमिक? तो फास्फोरस क्या है बताइए आप लोग, क्या है फास्फोरस की? तो फास्फोरस आपकी है टेट्रा एटॉमिक। इसमें देखिए लिखा हो परमाणुता किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। फास्फोरस में जो है P4, टेट्रा एटॉमिक होती है फास्फोरस की परमाणुता, एटॉमिसिटी। अगला क्वेश्चन, 3D संरचना को 2D सतह पर दर्शाने के लिए कौन सा सूत्र प्रयुक्त किया जाता है? विच फार्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 3D स्ट्रक्चर ऑन अ 2D सरफेस? बॉन्ड लाइन फार्मूला, लुईस स्ट्रक्चर, डैश वेज फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला? इसमें से बताइए कौन सा आंसर होगा आप लोग। इसमें से आपका हो जाएगा डैश वेज फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र में 2n² में n क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेल नंबर फ्रॉम मॉलिक्यूल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन द फार्मूला टू व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या दर्शाता है n? बताइए आप लोग। सेल नंबर फ्रॉम न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया।
अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये आपका के शेल होता है, फिर ये होता है आपका एल शेल, फिर ये होता है आपका एम सेल, के एल एम, और लास्ट कौन सा बचता है आपका, लास्ट आपका एक हो जाता है के एल एम एन शेल। तो ये आपका हो जाता है, इसमें आपका स्मॉल एन ये कितना होता है, स्मॉल एन बराबर 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका स्मॉल एन बराबर हो जाता है 4। तो जो स्मॉल एन होता है वो क्या दर्शाता है, नाभिक से सेल नंबर फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से 1 नंबर सेल, 2 नंबर सेल, 3 नंबर सेल, 4 नंबर सेल, तो ये दर्शाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, डाल्टन के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म व्हाट, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन और कंपाउंड। बताइए आप लोग जल्दी से क्या बनाते हैं। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंपाउंड बनाते हैं। अगला 21, यदि नाभिक का आकार क्रिकेट की गेंद जितना हो तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आप कहीं और नोट कर लीजिएगा, जो आपका एक सेकंड, हाँ, तो ये देखिए आपकी जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है, और रेडियस ऑफ एटम परमाणु जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो अब ये आपकी रेडियस ऑफ जो एटम है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से कितनी बड़ी है, तो ये जो हो जाएगी आपकी, ये इससे कितनी बड़ी है, +10⁻5 मीटर ये आपकी बड़ी है। ठीक है, +10⁻, कैसे, 10⁻−15 है, तो 10⁻−10, अगर इसमें 10⁻+5 जोड़ दोगे तो 10⁻−10 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ एटम जो है वो आपकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से 10⁻5 मीटर बड़ी है। तो जब जैसे ये हो गया आपका, ये रेडियस हो गई इतनी, और ये आपका नाभिक हो गया, और ये जो है आपका मान लो पूरा परमाणु हो गया। तो जिस रेशियो में आपकी रेडियस बढ़ेगी उसी रेडियस आपकी उसी रेशियो में आपका परमाणु का या एटम का जो है वो भी आपका आकार बढ़ेगा। तो अब इसने क्या बोला, यदि नाभिक का आकार क्रिकेट की गेंद जितना हो, नाभिक का जो आकार है वो क्रिकेट की गेंद जितना हो। क्रिकेट की गेंद को रफली जो है, क्रिकेट का गेंद का जो व्यास होता है वो लगभग 7 सेंटीमीटर के समथिंग होता है। तो इसको हम लोग लगभग मान लेते हैं कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और 10 सेंटीमीटर हमारा किसके बराबर हो जाता है, 10 सेंटीमीटर हमारा हो जाता है 0.1 मीटर के। ये इसका व्यास है, व्यास मतलब टोटल आकार, व्यास मतलब डायामीटर। ठीक, और डायामीटर क्या होता है, ये जैसे है आपका, तो ये इसका पूरा होता है डायामीटर। ठीक है, और अगर डायामीटर इसका 0.1 है, डी मतलब डायामीटर इसका 0.1 है किसका, न्यूक्लियस का, तो इसका जो आपका रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस बाद में निकालते हैं, पहले इसका देखते हैं। डायामीटर तो ये हो गया, इसका मतलब डायामीटर इन द सेंस आपका क्या बोलते हैं, डायामीटर के न्यूक्लियस का। तो अभी डायामीटर ऑफ एटम अगर हम निकालेंगे तो डायामीटर ऑफ एटम हमारा कितना बनेगा जाके, डायामीटर ऑफ एटम ये आपका कितना बड़ा है इससे, 10⁵ तो मतलब इसका 1 मीटर
और ये इसके 10.5 मीटर। अगर ये 1 मीटर का है मतलब आपका न्यूक्लियस, तो आपका एटम कितना होगा? न्यूक्लियस अगर आपका 1 मीटर का है तो एटम आपका कितना होगा? 1 मीटर इंटू 10⁵। तो वैसे ही अगर आपका डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 0.1 मीटर है तो आपका ये कितना होगा, क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ एटम कितना होगा? 0.1 मीटर इंटू 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, 10⁵ हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0.1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट हटेगा, नीचे आपका 0 बढ़ेगा, 1 10 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10⁴ 4 मीटर। 10⁴ मीटर इसका डायमीटर बचेगा। मतलब कितना? 10 के पीछे ये 4 0, 2 3 4, कितना हो गया? 10,000 मीटर। 10,000 मीटर डायमीटर हो गया। तो आपका इसका जो रेडियस होता है, रेडियस कितना होता है? d/2। तो d/2 होता है, तो आपका हो जाएगा ये 10,000 बटे 2, 2 से ये कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 5,000 मीटर, या इसे हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 5,000 किलोमीटर। तो ये आपका हो जाएगा इसमें 5 किलोमीटर इसकी रेडियस। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यदि नाभिक का आकार क्रिकेट की गेंद जितना हो तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर होती है। रेडियस ऑफ एटम 10⁻10 मीटर होती है, जिसमें आपकी रेडियस ऑफ एटम जो है 10⁻+10⁵ मीटर ज़्यादा होती है। तो जिस हिसाब में रेडियस बढ़ती है उसी हिसाब में उसका जो है आकार साइज भी बढ़ता है। तो ये जो आपका होता है जैसे पूरा डायमीटर होता है और इसका हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो अगर न्यूक्लियस की 1 मीटर, अगर न्यूक्लियस की रेडियस 1 मीटर है तो एटम की रेडियस कितनी होगी? 1 मीटर इंटू 10⁵। उसी हिसाब से अगर गेंद का लगभग डायमीटर होता है 7.7 सेंटीमीटर का राउंड, तो उसे हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और 10 सेंटीमीटर को अगर डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस हम चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अब डायमीटर ऑफ एटम अगर ये 0.1 मीटर, तो 0.1 इंटू 10⁵, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 1 0 10⁴ मीटर बचेगा, जिसे हम लिख सकते हैं 10,000 मीटर। और रेडियस, ये डायमीटर निकल आया एटम का, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। रेडियस आधी करने के लिए हम क्या करेंगे? 10,000 बटे 2 तो हो जाएगा 5,000 मीटर, जिसे हम 5 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका 5 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नाभिक के सबसे नज़दीक इलेक्ट्रॉन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नाभिक के सबसे नज़दीक, ये नाभिक हो गया, सबसे नज़दीक क्या होता है? के। ठीक है, के हो गया, पहला सेल है तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल n बराबर हो जाएगा आपका 1। और इलेक्ट्रॉन का कितना, क्या सूत्र होता है? 2n², अभी पढ़ा था हमने। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और तो 2, तो कितने हो जाएंगे? 2। अभी ऊपर सूत्र देखा था 2n² होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। अगला आता 23, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? क्षारीय मृदा धातु नहीं है, क्षारीय मृदा धातु नहीं है, क्षारीय मृदा धातु इसमें नहीं है। जहाँ क्षारीय मृदा धातु कौन सी नहीं है? क्षारीय मृदा धातु नहीं है आपकी सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाई जाने वाली उस धातु का नाम क्या है जिसका नाम लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया? विच मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट डिलीवर इट्स नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड कैलियम? क्या नाम है इसका? एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, या कैल्शियम है, या पोटेशियम है? जल्दी से बताइए आप लोग क्या है इसका। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का जो है वो कैलियम से लिया गया है लैटिन वर्ड। ठीक है, एल्युमिनियम नहीं, पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। परमाणु संख्या 35 वाला तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 इज अ प्यूजेंट डार्क रेडिश ब्राउन लिक्विड? तो 35, अब इसमें देख लो 35 क्या किसका होता है? 35 होता है आपका ब्रोमीन का। तो इसमें आप कई सारी चीज़ें इससे क्वेश्चन से याद करते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन कैसा होता है? गहरा लाल भूरा, तीक्ष्ण गंध वाला। तो ये 2-3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही 15 क्वेश्चन थे हमारे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए।
के लिए हमारे यही 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो क्वेश्चन इसमें से आपको टफ लगते हैं वो आप अलग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारी PDF इकट्ठा करते जाइएगा। लास्ट टाइम इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जैसे जो मैंने लिखा के वो जैसे एक क्वेश्चन था नाभिक का रेडियस वाला, तो उसे अलग से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। जैसा भी आपको लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, नए साथी सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं तब तक इसी अगली वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड या टारगेट सीरीज में या डिक्टेशन सीरीज पर डे 9 बजे होती है लाइव, आप उसमें जुड़ सकते हो। किसी ना किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।